हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको वायुमंडलीय तापमान और इसके प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं कि वायुमंडलीय वायुमंडलीय तापमान एवं इसके प्रभावित करने वाले कारक। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड फैक्टर इफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वायुमंडलीय तापमान होता क्या है। किसी पदार्थ में उपलब्ध ताप की मात्रा को हम तापमान कहते हैं एवं वायुमंडलीय में कणीय पदार्थ में उपस्थित ताप की मात्रा को हम वायुमंडलीय तापमान कहते हैं। इसका संबंध जो होता है वो क्षोभ मंडल से होता है, जो ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। और वायुमंडलीय तापमान और सतह के तापमान दोनों का जब माप करेंगे तो दोनों के इक्वल मिलेगा। अब इसकी पृथ्वी की औसत तापमान 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वायुमंडल का तापमान जो होती है इसके दो तरह का स्रोत से प्राप्त होती है। वो पहला स्रोत के रूप में होता है कि सूर्य द्वारा लघु तरंग के रूप में इसको मिलता है। दूसरा स्रोत होता है पृथ्वी द्वारा धरातल द्वारा छोड़ी गई दीर्घ तरंग के रूप में होते हैं। तो वायुमंडलीय ताप में विभिन्न प्रकार की विषमताएं पाई जाती है। वो विषमताएं होती है क्षैतिज होती है, लंबवत होती है, दैनिक होती है, मासिक होती है, वार्षिक होती है और स्थलीय यानी कि क्षेत्रीय विषमताएं पाई जाती है। इसका सबसे ज्यादा तापांतर जो होती है वो विषुवत रेखा पे पाई जाती है और जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर जाएंगे इसकी तापांतर कम होते जाएगी और सबसे ज्यादा ध्रुव पे तापांतर कम होगी। और पृथ्वी पे सबसे ज्यादा तापमान जो होगी वो होगी लीबिया के मरुस्थलीय क्षेत्र में अल्जीजिया में होती है और इसकी न्यूनतम तापमान जो होती है अटलांटिक महाद्वीप के वोस्टाक क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आते हैं कि इसकी प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहला कारक के रूप में लेते हैं अक्षांशीय कारक, अक्षांशीय प्रभाव। दूसरा ऊंचाई का प्रभाव होता है, ऊंचाई का प्रभाव। तीसरा जो होती है वो होती है स्थल एवं समुद्र का प्रभाव। चौथा में होगा जलधारा का प्रभाव, धारा का प्रभाव। पांचवा में होगा प्रचलित वायु का प्रभाव। छठा में आप ले लेंगे वर्षा का प्रभाव। सातवां में धरातलीय स्थलाकृति या धरातलीय स्थलाकृति या स्वरूप का प्रभाव। आठवां में होगा जल थल का वितरण का प्रभाव। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि यह अक्षांशीय प्रभाव किस प्रकार से तापमान को प्रभावित करती है, यानी कि एक ही अक्षांश पे इसकी तापमान क्या क्या होती है। तो होता क्या है कि विषुवत रेखा में जो आप 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे तापमान अधिक होती है। आप जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे यानी कि उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तो इसकी तापमान कम होने लगती है। तो इसका कारण ये होता है कि सूर्य की किरणें तिरछी होती है और यहाँ तक कि तिरछी होने के कारण ध्रुव पे सदा हिम के रूप में वहां पे हिम आच्छादित होती है। तो आते हैं देखते हैं कि इसका फिगर में आपको बता रहे हैं कि टेम्परेचर किस प्रकार से घट रही है। ये देखिए पृथ्वी हो गया, इसको विषुवत रेखा हो गया,
ये देखिए आपका 23.5 डिग्री हो गया, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ये 90 डिग्री नॉर्थ, सब नॉर्थ में है, और 23.5 डिग्री ये भी हो गया साउथ में, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ, और ये 90 डिग्री साउथ में हो गया। सबको डिग्री में आप मेंशन कर देंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोला जाता है, उष्ण कटिबंध बोला जाता है। यहाँ पे इसको शीत कटिबंध बोला जाता है, शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है, और ये शीत कटिबंध का क्षेत्र होता है, कटिबंध। इसी प्रकार आप नीचे में भी लिखेंगे उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो ये यहां से जब होगी विषुवत रेखा से तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और विषुवत रेखा से जैसे साउथ की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे आप देखेंगे, चलिए आगे हम आपको बताएंगे कि वर्षा के प्रभाव में हम अब इसका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और दूसरा ऊंचाई का प्रभाव हम ले लेते हैं। ऊंचाई के प्रभाव में होता क्या है कि सामान्यतः जब आप वायुमंडल में ऊपर में जाएंगे तो वैसे वैसे तापमान की ह्रास होती है, और ये ह्रास जो होती है 165 डिग्री सेंटीमीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो आपका अफ्रीका होता है, अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत है, वो विषुवतीय के क्षेत्र में होता है, लेकिन उसकी जब शिखर, जो किलिमंजारो के शिखर पर जाएंगे तो हिमाच्छादित होती है। यही कारण है, क्योंकि यह ऊंचाई के कारण हिमाच्छादित में परिवर्तन हो जाते हैं, यानी टेम्परेचर डिक्रीज करता है। और इसका इक्वाडोर का भी एक एग्जांपल है, वो जो होता है कि शीतोष्ण जलवायु वहां पे भी पाया जाता है। तो ये ऊंचाई के कारण, इसका फिगर यहां देख लीजिए, इस मेंस में लिखने के लिए हम आपको बता रहे हैं। मेंस में सब ड्रॉ कीजिएगा फिगर। ये जो हो गया आपका ऊंचाई, ये देखिए मान लेते हैं सी लेवल हो गया, यहाँ पे 60 किलोमीटर आप ले लीजिए, 65 ले लीजिए, 70 ले लीजिए और 75, जैसे भी आपको लेना है। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और ये हो गया ऊंचाई हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, सी लेवल हो गया। अब स्थल और समुद्र का प्रभाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्थल क्या होता है कि स्थल का प्रवृत्ति होती है क्या कि ये जैसे ही ग्रीष्म ऋतु में सब सूर्य के प्रकाश पड़ती है तो ये जल्दी दिन में गर्म हो जाती है और रात में ये ठंड भी हो जाती है उतनी ही जल्दी। लेकिन समुद्र का प्रभाव क्या होता है कि वो देर से गर्म होगी और देर से ठंडी भी होगी। इसके पीछे रीजन क्या है कि स्थल में जो 1 सेंटीमीटर क्षेत्र को आप ले लीजिएगा, जितना इसको ताप को जो गर्म करने में जो एनर्जी लगती है उसका 2.5 गुना, वही ताप को मेंटेन करने में उसको 2.5 गुना एनर्जी का खपत होता है समुद्र में। यही कारण है कि वो समुद्र देर से ठंडी होती है और देर से गर्म भी होती है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम ये फिगर के रूप में ले लेते हैं कि आखिर इस फिगर में हम किस प्रकार से मेंस में हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। ये देखिए सी लेवल हो गया, इस समुद्र मान लीजिए, ये हो गया स्थल। तो इसका एक एग्जाम्पल हम बेस्ट एग्जाम्पल आपको दे देते हैं कि होता क्या है कि भारत के जो मैदानी एरिया होती है वो ग्रीष्म ऋतु में जल्दी गर्म हो जाती है, और
वो शीत ऋतु में जल्दी ठंड हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में गर्म होती है, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी उसके अपेक्षा कम गर्म होती है, यानी कि वो ठंडी होती है। उसी प्रकार शीत ऋतु में भी जब मैदानी एरिया ठंड होती है, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी वो गर्म रहती है, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा किया जा रहा है। तो अब हम अगला चलते हैं, जलधारा का प्रभाव की चर्चा करते हैं। तो जलधारा में भी यही होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई गर्म जलधारा है, तो वो किसी भी क्षेत्र में या कि प्रवाहित हो रही है, तो उस क्षेत्र को गर्म कर देती है। और उसी प्रकार ठंडी धारा के यही गुण होता है, वो जिस क्षेत्र में ठंडी धारा का प्रवाह होती है उस क्षेत्र को वो ठंड कर देती है। इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जो गल्फ स्ट्रीम है जो है वो पश्चिमी यूरोप, क्योंकि वहां पे ठंडी की मौसम यानी कि शीत ऋतु के दिन में वो गल्फ स्ट्रीम जब जाती है तो उस क्षेत्र को ठंड कर देती है, गर्म कर देती है। तो गर्म करने के दौरान होता क्या है कि वहां पे पर्यटन और कुछ ऐसे लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि वहां शीत यूरोप में ठंड के बजाय थोड़ा गर्म हो जाती है। अब इसकी दूसरा एग्जाम्पल में हम ये ले लेते हैं कि होता क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में बेंगुला के जलधारा जो होती है वो ठंडी जलधारा है, और वो जो अफ्रीका के पार्ट जो होती है वो गर्म एरिया होती है, और जैसे ही ठंडी धारा की प्रभाव होती है तो उस एरिया को भी ठंड कर देती है। इसलिए वहां पे पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है और आप जाके एंजॉय भी कर सकते हैं। तो अगला हम चलते हैं प्रचलित वायु के प्रभाव के हम लेते हैं। तो प्रचलित वायु में भी यही होता है कि जो वायु गर्म होती है वो उस क्षेत्र को गर्म कर देगी, और जो वायु ठंडी होती है उस क्षेत्र को ठंड कर देगी। अब हम आते हैं वर्षा का प्रभाव। तो वर्षा के प्रभाव में हम आपको बता देते हैं कि होता क्या है कि विषुवतीय जो रेखा होती है, तो विषुवत रेखा में वहां पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, और लंबवत पड़ने के दौरान वहां पे उच्च तापमान होता है, और वहां पे संघनन होकर बारिश हो जाती है। बारिश होने के कारण, और देखिए पीटीओ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन ये पूछ चुका है, 3 से 4 बजे तक वहां घनघोर बारिश होती है, और घनघोर बारिश होने के कारण वहां की तापमान डाउन हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, और कर्क रेखा पर तापमान ज्यादा होती है। अब हम धरातलीय स्वरूप का प्रभाव ले लेते हैं। तो धरातलीय स्वरूप के प्रभाव में होता क्या है कि जिस क्षेत्र में गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र होती है उस क्षेत्र को गर्म कर देगी, और जहां पर शीत मरुस्थलीय होगी वहां पे ठंड कर देगी। इसी का प्रभाव है। अब हम अगला जल थल का वितरण का प्रभाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जल थल का वितरण में होता क्या है कि आप उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो 2 महाद्वीपों की यानी कि स्थलाकृति की संख्या, स्थलाकृति के भाग सबसे ज्यादा होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में आप जाएंगे तो वहां पे स्थलाकृति कम होकर समुद्र की भाग ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे तापमान ज्यादा होगी, और वहां पे तापमान कम होगी और स्थलीय भाग में तापमान ज्यादा होगा। तो हम सारा एक एक करके डिस्कस कर दिए हैं, और इसका फिगर जहां देना रहा था वहां हम दे चुके हैं। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, और क्वेश्चन को आप उसको फॉर्मेट के रूप में और पीडीएफ के माध्यम से मुझे भेजिएगा। और जो भेज रहे हैं, एक हिमांशी कौशिक नाम की लड़की है, वो अच्छी लिख रही है और उनकी प्रयास सुपर है, और इसी तरह से प्रयास अगर करेंगे तो मंजिल ज्यादा दूर नहीं, करीब आ गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन। वायुमंडलीय तापमान एवं इसके प्रभावित करने वाले कारक को वर्णन करें। तो थोड़ा सा हम फॉर्मेट इसका बता देते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में आप लिखिएगा कि वायुमंडलीय तापमान किसे कहते हैं, और जो हम आपको बताए हैं, डिस्क्राइब किए हैं, उसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा सारा, और इसके प्रभावित करने वाला जो हमें कारण बताए हैं उसको मेंशन कर दीजिएगा फिगर के साथ, और कंक्लूजन लिख दीजिएगा। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
और किसी भी तरह से आपको किसी का क्वेश्चन या किसी का फॉर्मेट या उस तरह से आपको समझ में नहीं आता होगा, उस चीज़ को आप मेंशन या हम व्हाट्सएप नंबर दे ही दिए हैं, उसमें आप मुझे लिख कर भेज देंगे और हम उसको फॉर्मेट के रूप में आपको हम बता देंगे। थैंक यू।